नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग कृषि और छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, जो आपका मंडी सचिव का एग्जाम हुआ है 25 तारीख को कल ही, उसमें जो कृषि वाला पार्ट से और आपका ये आपका छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी वाला पार्ट से म, हमने जो पढ़ा है क्लास में, उसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड किया था उसके विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन के बाद मैं नोट्स को आपको दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट की कितने क्वेश्चन आपके हूबहू जो है वो नोट्स से बने हुए हैं। तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि हमारे संस्थान से जुड़ के आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं। आपको एक व्यू मिल पाएगा, आपको एक भरोसा जग पाएगा, और उसी भरोसे को जगाने के लिए मैं प्रूफ के साथ आपको आज दिखाना चाहता हूं कि कितने क्वेश्चन हमारे बने हुए 90% क्वेश्चन, 90% से ऊपर क्वेश्चन जो है वो हूबहू नोट से आए हुए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, कृषि वाला पार्ट पहले कवर करते हैं, फिर सिटी ज्योग्राफी वाला पार्ट देखेंगे। कृषि वाला पार्ट से जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए थे उनको ये नोट्स प्रोवाइड किया गया था, वो नोट्स से अपने चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपेडा कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? पंजाब, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो नोट्स था मेरा, मैंने जो प्रोवाइड करवाया था, वहाँ पर आप चेक करिएगा कि यहाँ पर साफ साफ एपेडा का दिया हुआ है, प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है? प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है, यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए, इसका आंसर आएगा बी, नई दिल्ली। डायरेक्ट वहाँ पर तीसरे नंबर के लाइन पे लिखा हुआ है। ठीक, आगे और बढ़ते हैं हम लोग, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? मैंने जब वीडियो में इसको बता रहा था तो मैं बोला भी था कि इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप, नाबार्ड की जो अध्यक्षता है, इसको मैंने टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आया हुआ था टेस्ट का, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आए हुए हैं वो दिए हुए थे। यहां पर से भी ये वाला क्वेश्चन भी आपके टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन का, मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसका है। योजना आयोग, यहां पर आप देखिए नाबार्ड के बारे में, भारत सरकार के पूर्व सदस्य बी शिवरमन, मैंने इसको हाईलाइट भी किया था कि अध्यक्षता में यह समिति 30 मार्च 1979 को गठित की गई थी, जिसने नाबार्ड के गठन की क्या की थी? सिफारिश की थी। तो यहां पर बी शिवरमन इसका आंसर हो जाएगा, और इसका यहां पर आंसर होगा कौन? बी शिवरमन। यहाँ पर ए आंसर इसका हो जाएगा। देख रहे हैं यहाँ पर ये नोट्स प्रोवाइड किया गया था स्टूडेंट को जो ज्वाइन किए थे। देखिए यहाँ पर नफेड का पूरा नाम क्या है? इसका इंग्लिश वाला सेक्शन देखना, इधर इंग्लिश वाला सेक्शन दिया होगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि महासंघ, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ, राष्ट्रीय कृषि लागत और मूल्य महासंघ, राष्ट्रीय कृषि विपणन महासंघ। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब इसका, तो यहाँ पर नफेड, और पहले ही लाइन पे मैंने इसका फुल फॉर्म यहाँ पर बताया था, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नफेड। और यहाँ पर जब आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो आसानी से आपको इसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा, ये वाला भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ। इंग्लिश वाले में हूबहू यही दिया हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो यहाँ पर भी ये वाला सवाल हम लोग किए थे क्लास में। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, बीज। यहाँ पर तो एक एक लाइन देखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड का उद्देश्य है कृषि विभाग की मांग के अनुसार प्रदेश के कृषकों को प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना। प्रमाणित बीज उपलब्ध कराना। अब मैंने जो नोट्स प्रोवाइड किया था वहां पे देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? फसलों के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कृषकों को समय पर और उचित मूल्य पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु। तो पहला क्या है? सही है। उसके बाद दूसरा देखना, पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको। दूसरा है कृषक प्रक्षेत्रों पर विभिन्न फसलों के उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन। उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन, यहां पर हूबहू देखो, फसलों के उन्नत प्रजाति के बीजों का उत्पादन किया जाता है, तो दूसरा भी सही है। और तीसरा देखो, कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देना। तो यहां पर आप देखो, कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देना, तो यहां पर आपका आ जाएगा कृषि यांत्रिकीकरण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से तीसरा नंबर का पॉइंट। तो पहला और तीसरा दोनों उसमें जोड़ा गया है, और एक यहां पर से लिया गया है, उचित मूल्य पर प्रमाणित बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। और इसमें पूछा है कौन सा कथन उद्देश्य है, मतलब तो उपरोक्त सभी, इसका आंसर आएगा सभी सत्य हैं, और पूरा पूरा नोट्स में लाइन टू लाइन वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं खुद ही। आगे देखते हैं, कौन सी क्रांति उर्वरक से जुड़ी हुई है? जब हम लोग सॉल्यूशन करा रहे थे तो इस क्वेश्चन में एक डाउट आया था जिसको मैं क्लियर करना चाह रहा हूं। कौन सी क्रांति उर्वरक से जुड़ी हुई है? काला, स्लेटी, भूरा या क्रीम? तो यहां पर आप देखेंगे, ये जो स्लेटी है इसी को बोलते हैं ग्रे रिवॉल्यूशन, है ना, ग्रे, और इसी को बोलते हैं धूसर। ठीक है, धूसर क्रांति इसी का नाम है, दूसरा नाम है। तो मैंने जब नोट्स में आपको क्या बताया था, धूसर क्रांति, ग्रे रिवॉल्यूशन, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य है। ठीक है, उर्वरक उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि उर्वरक
उत्पादन भूरी क्रांति का आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का वैलिड डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर ग्रे रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, नोन फॉर फर्टिलाइजर डेवलपमेंट, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। दूसरा और दिखाता हूँ, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ग्रे रिवॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए ग्रे रिवॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर यानी उर्वरक उत्पादन। और जो आप ब्राउन रिवॉल्यूशन बहुत लोग बोल रहे हैं, वो ब्राउन रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, लेदर, चमड़ा, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी से संबंधित है ब्राउन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर बहुत जगह मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोगों को आप देखेंगे गूगल से वगैरह से सर्च करेंगे तो कई जगह पे भूरी क्या बोलते हैं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, जो भूरी क्रांति यहाँ पे दिया हुआ है उर्वरक से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर कुछ लोग भूरा लगा के आए हुए हैं। तो भूरा भी बहुत जगह पे दिया हुआ है ना, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो आपका क्या है, वो आपका है स्लेटी क्रांति या ग्रे रिवॉल्यूशन। इंग्लिश में देखेंगे तो इधर ग्रे रिवॉल्यूशन लिखा हुआ है, दूसरा क्रांति। तो यहाँ पर वो ज्यादा उपयुक्त है और इसका मैं सोर्स भी आप मतलब कि इसका आपको डॉक्यूमेंट भी मैंने दिखाया है। अब ये क्वेश्चन जो है वो दोनों, जो कि कुछ सोर्स में उर्वरक भी दिया हुआ है ना, भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित जो है भूरी क्रांति दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कि ये विलोपित भी हो जाए, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से ये ब्राउन रिवॉल्यूशन जो है वो चमड़ा उत्पादन, या फिर आप देखेंगे चमड़ा, या फिर आप यहाँ पर देखेंगे चमड़ा या कोकोआ से संबंधित है। आप सर्च करके देखिएगा कि चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, आपको वही दिखाएगा, है ना। उल्टा सर्च करके देखना तो भी वही दिखाएगा। चलो ठीक, अर्ध मध्यम किसानों की भूमि जोत का आकार है, न सिर्फ वीडियो में क्लास के, बल्कि जब मैराथन क्लास मैंने लिया था तो वहां पर भी आपको दिखाया था कि पूरे अर्ध मध्यम मतलब सीमांत किसान, लघु किसान, अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहद किसान पूरे का दिखाया था। आप देखिए यहाँ पर वीडियो, ये बस जैविक खेती मिशन योजना में कौन सी खेती किसान पात्र हैं, तो मैंने यहाँ बताया था सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम भूमि, लघु 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर और वृहद 10 हेक्टेयर से ज्यादा। आप वो वीडियो जाके देखिएगा, मैंने यहाँ पर बोला था कि ये क्वेश्चन पेपर में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं 4-5 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको। पेपर में ये भी आ चुका है कि सीमांत किसान कितने हेक्टेयर भूमि होती है, तो इस प्रकार से सारे किसानों का प्रकार मैं बता रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ये अभी आप जाके देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर डला हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आंसर क्वेश्चन में, यहाँ पर बोला है अर्ध मध्यम किसान। अर्ध मध्यम किसान का मैंने क्या बताया है, 2 से 4 हेक्टेयर, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 से 4 हेक्टेयर, है ना। तो यहाँ पर वीडियो में भी क्लास में के अतिरिक्त मैराथन क्लास भी जो देखा होगा उससे काफी सारे क्वेश्चन बने होंगे और भी क्वेश्चन वहां से आए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए भारतीय किसानों की समस्याएं हैं, ज्ञान की कमी, ऋण की कमी, संसाधनों की अनुपलब्धता या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भारतीय किसानों की समस्याओं को मैंने डील किया था, यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने समझाया था, क्लास में ये नोट्स दिया था। पिछड़ेपन का कारण क्या है, तो पिछड़ेपन का कारण तभी होगा ना जो समस्याएं होंगी, बात तो वही है अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये बात वही है। तो यहाँ पर मैंने पूरे डिटेल में समझाया था आपको, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, कृषि में प्राचीन उपकरण। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाले में संसाधनों की अनुपलब्धता, तो यहाँ पर सिंचाई का, यहाँ पे देखो सिंचाई सुविधाओं की कमी है। तो इसमें और भी कई सारे आ सकते हैं, मैंने 9-10 तो आपको पॉइंट बताए थे, इसमें कई सारे पॉइंट और आ सकते हैं, मैंने वीडियो में बोला था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो जो नहीं पढ़ा होगा उससे भी बन जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि भारत में रहता है तो भारत में किस प्रकार की समस्याएं आती है कृषि के संबंध में। बहुत सारे लोग कृषक परिवार से संबंधित है, वो लोग भी समझते होंगे। तो मैंने बताया था कि ये एक थॉट प्रोसेस डेवलप करने के लिए मैं इनको 9-10 पॉइंट को बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती है, इसके ऊपर ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर आप देखें सिंचाई सुविधाओं की कमी, मतलब आपका स्वाभाविक बात है कि यहाँ पर संसाधनों की कमी है, ऋण की कमी तो है ही, ज्ञान की कमी है ही, है ना। तो उपरोक्त सभी इसका उपरोक्त आंसर होगा। ये वाला देखिएगा आप, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो ये वाला कृषि का पार्ट था। यहाँ पर आप देखिएगा कि पूरे कृषि के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 90% क्वेश्चन जो हैं वो जो मैं पढ़ाया था उसी से आया हुआ है ना। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी का आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो महानदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इब, अरपा, या मांड या केलो। तो यहाँ पर आप देखेंगे महानदी की सहायक नदियां, ये मैंने नोट्स हैंड रिटन प्रोवाइड किया था। यहाँ पर उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां, ये पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो कि
महानदी की सहायक नदियों के नाम पूरा हुआ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि अरपा नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है, अरपा नदी नहीं है। इब, मांड और केलो तीनों यहाँ पर आपको मिलेगा, अरपा नदी यहाँ पे नहीं मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अरपा नदी। तो ये पूरक आया हुआ है। और देखो, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? तो शिवनाथ, अरपा, कन्हार या इंद्रावती। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो नोट्स देखो, इंद्रावती नदी, कालाहांडी पहाड़ी उड़ीसा, साफ साफ पहले ही लाइन पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप देखो इंद्रावती नदी आएगा इसका आंसर, क्योंकि कालाहांडी पहाड़ी उड़ीसा से उसका उद्गम होता है ना। आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए, मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? खारंग, केलो, खुड़िया या सरोदा। तो यहाँ पर आप देखो, ये पूरा चार्ट मैंने बनवाया था, जिसमें यहाँ पर मनियारी परियोजना, मुंगेली, मनियारी नदी, राजीव गांधी परियोजना या खुड़िया बांध, खुड़िया परियोजना भी इसको बोला जाता है, मैंने बताया था इसको, ठीक है। तो खुड़िया परियोजना, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा सी। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। और आप देखिए, जामुल सीमेंट कारखाना कहाँ स्थित है? दुर्ग, बलौदा बाजार, रायपुर, बालोद। तो यहाँ पर आपको दिखेगा जामुल सीमेंट कारखाना, यहाँ पर एसीसी जामुल दुर्ग, यहाँ पर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, उद्योग वाले पार्ट में मैंने पढ़ाया था इसको, दुर्ग में स्थित है। और बस्तर संभाग के नगरनार में स्थापित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र, एनएमडीसी स्टील लिमिटेड, जिंदल या सीएमडीसी। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो दिया हुआ है जिंदल स्टील प्लांट, ये रायगढ़ हो गया। यहाँ पर एनएमडीसी नगरनार जो दंतेवाड़ा में है, ये नोट्स मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दंतेवाड़ा में एनएमडीसी नगरनार, नगरनार जो है वो एनएमडीसी के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लगभग 12-13 क्वेश्चन को लिया हुआ है, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि पूरे जो है नोट से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन को आप देखिएगा, और जो कृषि वाला पार्ट का क्वेश्चन है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें चार्ट हो, ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये वाले क्वेश्चन को मैंने वीडियो में पढ़ाते टाइम बोला था, इस वाले क्वेश्चन को, कि मैंने बताया था कृषि बीमा आयोग भी इसका पुराना नाम था, ठीक है, तो ये भी सही है। उसके बाद मैंने जब एमसीक्यू करवा रहा था वीडियो में, तो वहाँ पर वीडियो के पिन कमेंट में मैंने ये डलवाया था कि इसको जो है वो कृषि मूल्य आयोग भी इसका नाम है। तो आप जो है प्रश्न जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से आप उत्तर लगाइएगा करके वहाँ पर मैंने करेक्शन करवाया था, पिन कमेंट में है, आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये करवा दिया गया था। अब वो क्वेश्चन आज आया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चन कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आ रहा था उसमें। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है देखिए, गिलास में पानी आधा भरा होता है और आधा खाली होता है। अब वो सामने वाले के नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है कि वो आधा भरे हुए गिलास को क्या बोलेगा उसको। अब आप दिखाएंगे उस गिलास को, तो कोई बोलेगा कि आधा भरा हुआ है, कोई बोलेगा कि आधा खाली है गिलास। तो वो नज़रिए के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से देखते हैं। कई लोग का दृष्टिकोण ही नकारात्मक रहता है, वो 1% जो गलती हुई होती है सिर्फ उस पर उनका ध्यान जाता है, और कई जो लोग होते हैं उनका सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वो अच्छी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैक्सिमम देखते हैं कि रेशियो अच्छाई का प्रतिशत कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि अब और भी क्वेश्चन है, जो पामेड़ अभयारण्य कहाँ स्थित है वो भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप जब 14-15 क्वेश्चन मैंने जो पढ़ाया था उससे मेरे सब्जेक्ट से आया हुआ है, तो 90% से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको प्रूफ सही दिखाया कि इस मैंने जो पढ़ाया था उसके पूरे हूबहू नोट से आया हुआ है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर विषय में 100% जीएस का पोर्शन ऐसा होता है कि 100 में 100% जो है वो आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं पढ़ाया हुए चीज़ से। और जब आ जाए तो ये भी जरूरी नहीं कि किसी स्टूडेंट से बन जाए। सिलेक्शन के लिए आपको 100% जरूरी नहीं है, सिलेक्शन के लिए आपको लगभग 75 से ऊपर लाएंगे, 70-75 में भी 75 नंबर के आसपास जो है वो सिलेक्शन आपका हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। उससे कम भी थोड़ा बहुत हो सकता है, उससे ज़्यादा भी जा सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आसपास ही रहेगा उसके। तो ऐसा तो नहीं है कि सब क्वेश्चन आपसे बन जाए, है ना। मैक्सिमम आप देखिए कि किसी भी टीचर से आप 100% की उम्मीद नहीं कर सकते हो, ठीक है, कुछ पे कभी कभी आ भी जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर 1% जो गलती होगी उसको भी आप देख सकते हैं, तो वो आपका नजरिया है। लेकिन आप अगर मुझे पर्सनली जानते हैं तो आप
पिछले 2 साल से मुझसे पढ़ रहे होंगे, आरंभ एजुकेशन चैनल पे भी इतने सारे वीडियो डले हुए हैं, वहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे, तो आप देखे होंगे कि कितना डेडिकेटेड मैं रहा हूँ किसी चीज़ को प्रामाणिक सोर्स से बताने के लिए आपको। कितना एफर्ट जो है वो एक एक वीडियो में मैं और मेरी पूरी टीम जो है वो डालती रही है आपके लिए। तो वो निर्णय मैं पूरा आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि वो 1% गलती या फिर 1% जो कमी रही है उसको आप देखना चाहते हैं, या जो 99% जो चीज़ें अच्छी हुई हैं सकारात्मक पॉजिटिव उसको आप देखना चाहते हैं। जो स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल इस बात को समझते होंगे कि किस तरीके से आपके लिए इस टीम के द्वारा या मेरे द्वारा एफर्ट डाला जाता है एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक के लिए। तो आज आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, जिन भी स्टूडेंट को मेरे पढ़ाए हुए चीज़ों से फ़ायदा मिला होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा मिला। मैं इसकी उम्मीद करता हूँ आपसे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा, ठीक है। अब कट ऑफ के बारे में तो डिस्कशन है पिछले वीडियो में हो ही गया है, लगभग 75 नंबर के 70-75 नंबर के आसपास कट ऑफ जा सकता है, उससे थोड़ा बहुत 2-4 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। तो अंत में मैं 2 लाइन बोल के इस वीडियो को खत्म करना चाहता हूँ। हारा टूटा पर थका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। हारा टूटा पर थका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता। पग रखे बिना ही धरती पर बोलो किसने उड़ना सीखा। हम इसी प्रकार से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे और बेहतर कंटेंट आपके लिए दुगनी ताकत से प्रोवाइड करते रहेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद।